नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की कृतिका और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां अंतिम पाठ, किस तरह मैं आखिरकार हिंदी में आया। ये है शमशेर बहादुर सिंह का द्वारा रचित ये पाठ। तो बच्चों, आइए मैं आपको इसके सार के विषय में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लेखक हैं शमशेर जी, ये अपनी जेब में 5 से 7 रुपए लेकर, यानी मुश्किल से 5-7 रुपए लेकर अचानक दिल्ली के लिए चल दिए। उसने कुछ काम करने का, यानी शमशेर जी ने क्या सोचा हुआ था, इन्होंने कुछ काम शुरू करने का तय कर लिया था। इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा लेने का विचार किया। फिर इन्होंने उकील आर्ट स्कूल का नाम सुन रखा था और उसे वहां बिना फीस दिए दाखिला मिल गया। इन्होंने करोल बाग में एक कमरा किराए पर लिया और वहां से कनॉट प्लेस की क्लास में सुबह पहुंचने लगे। कभी कभी वे ड्राइंग बनाते, कभी कभी कविताएं भी लिखते थे। तो कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर सिंह कुछ उन्हें रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके ये कुछ कमा लेते थे। उसके साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर, उसके साथ मतलब इनके साथ, शमशेर जी के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे। लेखक का मन बहुत बेचैन रहता था। उसकी पत्नी का देहांत टीबी से हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से देहांत हो चुका था। वह दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूमा करता था। लेखक के कवि मित्र नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और एक बार की बात क्या है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी स्टूडियो में आए। कक्षा खत्म होने के बाद लेखक जा चुका था। बच्चन जी उसके लिए एक नोट छोड़ गए। अब ये लेखक कह रहा है कि पत्रों का जवाब न देना की मुझे बुरी आदत थी। उन्हीं दिनों उन्होंने एक अंग्रेजी में कविता, सोनेट मतलब लिखी थी। इसके बाद लेखक देहरादून आकर अपनी ससुराल की दुकान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट पर कंपाउंडरी सीखने लग गया। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा उकील ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोल दी। यह लेखक का सौभाग्य बन गया। लेखक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रयास कर रहा था। लेखक ने अपना लिखा सोनेट बच्चन जी को पोस्ट कर दिया था। 1937 में बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियां बिताने देहरादून आए और वहां ब्रिजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। वे एक दिन लेखक के यहाँ भी मेहमान बनकर रहे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा लेखक है ये क्या कर रहा है कि बार बार अपना जो कार्य करने का है, कार्यशैली है, वो चेंज करता रहता है। इसका जो मन है जो लेखक का वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या करता है, कभी देखो आप साइन बोर्ड बना रहा है, कभी कंपाउंडरी सीख रहा है, कभी वो कविता लिख रहा है, फिर आर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो उसमें भी उनका मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। खुद ही बोलते हैं कि मेरा मन बहुत स्थिर नहीं रहता था। यह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी, उफ, अभी ने याद कर रहे हैं उस समय को। कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी। बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बचे थे। तो कह रहा है ये हम सबका सौभाग्य था। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया से गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग जो उनको, जिससे वे बेहद प्रेम करते थे, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न मध्यम वर्ग के 37 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि वह कवि के लिए क्या कुछ रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का ध्वनि, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी जो तेजी बच्चन जी थी। तो कह रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग को सहा होगा। कहते हैं सामान्य व्यक्ति को ही जब इतनी समस्या होती है तो जो कवि हृदय है वो तो और कोमल होता है। तो कह रहा है इतने जो कोमल हृदय के हैं ये हमारे बच्चन जी, उन्होंने किस प्रकार से अपने पत्नी वियोग को सहा होगा, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। आप जानते होंगे, जहां तक मैं समझती हूँ, जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिता
श्री हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक से एक कविताएं हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बड़ी फेमस कविता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, ये कविता। और ये भी कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कम बना है। मतलब इतना सुंदर हरिवंश राय बच्चन जी लिखते थे कि पढ़ के विश्वास, और एक से एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक कविता जो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करे। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये पूरा बाइबल है जो हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कविताएं हैं। तो आपको कभी अवसर मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। अब ये कह रहा है, मुझे एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम, ये इनको बारिश की याद आई इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था रात का वक्त, मेजबान इसरार कर रहे हैं। भाई इसरार मतलब आग्रह कर रहे हैं। मेजबान कौन था? जो आतिथ्य करने वाला है। भाई इस वक्त कुली न तांगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। ये किससे कह रहे हैं? बच्चन साहब से। बच्चन जी ने क्या किया? बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वहां वक्त पर पहुंचे। तो वो कह रहा है, इलाहाबाद मुझे खींचकर बच्चन ही ला सकते थे। कोई इसकी संभावना की कल्पना ही नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। लेकिन बच्चन जी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। और उस समय बच्चन को जानता भी कितना था? बराए नाम, यानी मतलब दिखाने के लिए। कहते बराए नाम मतलब केवल नाम के लिए जानता था। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे। वो क्षण मात्र ही, आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता था या मिलता जुलता था। मुझे कभी इसकी जरूरत ही महसूस न हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, लेकिन ऐसा वहम ही था। निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। और क्यों हो? तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बच्चन जी है, इनका हमेशा बहुत ध्यान रखेंगे, आप आगे भी देखेंगे। हाँ, तो ये 36, 37 या 37, 38 साल के होंगे। जी हाँ, तो बच्चन जी ने मुझसे कहा, तुम यहां रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट, जो अंदर कह रहा, मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया था इसलिए मुझे पता था। तो मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया? बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ बना रहा और एक अर्थ में अब भी है। बच्चन जी ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और लेखक से कहा, देखो जब तुम इस काबिल हो जाओगे, यानी जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मुझे वापस कर देना, चिंता मत करना। कह रहा, ना तो मैं कभी इस काबिल हुआ और ना ही मैंने इस बात की कभी चिंता की। यानी बच्चन का प्लान क्या था कि किसी तरह से मैं काम का आदमी बन जाऊं और उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने और 10 साल की मास्टरी के बाद बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं। कहां होना था, कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आपसे में नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मैं साफ साफ देखता हूं कि ये मेरे घोंचूपन की हद थी। यानी मैं पलायनवादी था, जो कभी भी ये नहीं सोचता था कि एक काम को लगकर कर लिया जाए। तो इस बात के लिए लेखक स्वयं को बताता है कि हाँ, मैं पलायनवादी क्या होते हैं, मतलब जो कभी भी एक काम को टिक के नहीं कर पाता था। फिर लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट फ्री मिल गई थी और पंत जी की कृपा से इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम भी मिल गया था। बच्चन जी लेखक के हिंदी पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने। लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद ये पत्रिकाओं के नाम है, इनमें भी छप चुकी थी। लेखक को पंत और निराला से बहुत प्रोत्साहन मिला, यानी सुमित्रा नंदन पंत और हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिनकी कविताएं हम लोग 9वीं 10वीं, मतलब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी से 10वीं तक तो आपने खूब पढ़ी है, उनसे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला। बच्चन के निशा निमंत्रण की कविता के रूप प्रकार ने लेखक को आकृष्ट किया। लेखक ने कविताएं लिखने का अभ्यास तो किया, पर यह काम उसको मुश्किल जान पड़ता था। कोर्स की ओर ध्यान न देने के कारण बच्चन जी बहुत दुखी थे, यानी ये लेखक ध्यान नहीं देता था, इसलिए 2 साल पूरे करके भी फाइनल की परीक्षा इस लेखक ने नहीं दी। लेखक बच्चन जी के साथ गोरखपुर के कवि सम्मेलन में गया।
सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। रूपाभ में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर वह बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। हिंदी के साहित्य प्रांगण में बच्चन जी उसे घसीट लाए थे, वैसे लेखक बच्चन जी से ही हमेशा दूर रहने की कोशिश में रहा करता था। उनका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वो कह रहा है मैं उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का कहकर उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी बात करते थे। कहने का मतलब यह कि बड़े ही जमीन से लगी हुई बात, मतलब कि जो बड़े डाउन टू अर्थ जिसे आप कहते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति थे जो हमेशा पैर अपने धरातल पर टिका कर चलते थे और अपने मित्रों का विशेष ध्यान रखा करते थे। तो ये लेखक बता रहा है कि किस प्रकार से उसके जीवन में बच्चन जी का भी महत्व बताता रहता है कि व्यक्तित्व को और उनके व्यक्तित्व को उभारना भी इस जो हमारा संस्मरण है उसका उद्देश्य रहा है। तो ये था बच्चों पाठ। मैं इसके एक दो प्रश्न आपको बताना चाहती हूँ जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें अच्छे से कर जाइएगा। पहला तो ये कि लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो बच्चन जी के किन रूपों को उभारा है कि एक तो बच्चन जी मित्रता का निर्वाह करते थे, सदैव अपने मित्रों की मदद किया करते थे। दूसरा, बड़े सहृदय व्यक्ति थे, यानी बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति थे। उनकी कविताएं धूम मचा रही थी और वे कवि सम्मेलनों में भी जाया करते थे। तीसरा, बच्चन जी अपना काम खुद करने से कभी नहीं झिझकते थे और समय के बड़े पाबंद थे। उसने कहा ना कि बारिश हो रही थी, इतना तूफान था, उसने कहा कोई कुली नहीं मिलेगा, अपना सामान सर पे रखा और खुद चल दिए। तो इस प्रकार की बात जो है बच्चन जी में थी। उभरते हुए कवियों को बड़ी प्रेरणा देते थे, तो आप सोचिए, और बड़े साधारण और सहज प्राप्य थे कि बड़े आसानी से आप उनसे बात कर सकते थे। और ये कह रहा है कि इतना ख्याल उन्होंने रखा कि इसने एमए की, वो उसे एमए कराना चाहते थे, कह उसने खुद कहा कि वो मुझे किसी काम का भी बना देना चाहते थे। तो ये है बच्चन जी की विशेषताएं। एक और देख लीजिएगा किस प्रकार से मैं हिंदी में आया पाठ के आधार पर। बच्चन जी वक्त के पाबंद थे। मैं इसको बता दूं बड़ा ही संक्षेप में कि वही वाली घटना आएगी इलाहाबाद वाली, जब बारिश हो रही थी, कोई कुली तांगा नहीं मिल रहा था, लेकिन बच्चन जी को सब कह रहे थे मेजबान की रुक जाइए, पर वो नहीं माने। थैला कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वहां वक्त पर पहुंचे। तो समय के पाबंद है, अपने काम को लेके उनकी निष्ठा बहुत ही सुंदर है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छे से कर जाइएगा और अतिरिक्त प्रश्न भी देख लीजिएगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।